नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ बिजनेस मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रबंध है मैनेजमेंट इज कला एंड आर्ट, विज्ञान साइंस, कला और विज्ञान दोनों, आर्ट एंड साइंस बोथ, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। कला और विज्ञान दोनों की कैटेगरी में मैनेजमेंट को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रबंध की आवश्यकता है मैनेजमेंट इज नीडेड, निम्न स्तर पर लोअर लेवल, मध्यम स्तर पे मिडिल लेवल, उच्चतम स्तर पे टॉप लेवल, या सभी स्तरों पे ऑल लेवल। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि मैनेजमेंट की आवश्यकता हर एक लेवल पे पड़ती है। किसी भी संगठन में मैनेजमेंट 3 लेवल पे होता है। एक टॉप लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है और एक सुपरवाइजरी लेवल होता है, और तीनों ही लेवल पे मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, प्रबंध दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग करता है, मेक्स यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, संसाधनों का कुशल प्रयोग करता है, मेक इफिशियंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज, दुर्लभ संसाधनों का शायद ही कभी उपयोग करता है, रेयरली मेक यूज ऑफ द स्केर्स रिसोर्सेज, या दुर्लभ संसाधनों का उपयोग ही नहीं करता है, डू नॉट यूज स्केर्स रिसोर्सेज। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि मैनेजमेंट संसाधनों का कुशल प्रयोग करता है। इसमें सामान्य संसाधन भी आते हैं, और दुर्लभ संसाधनों के केस में तो मैनेजमेंट की भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है, ताकि दुर्लभ संसाधनों को और अच्छी तरीके से, उपयोगी तरीके से यूज किया जा सके। अगला प्रश्न है, प्रबंध है मैनेजमेंट इज अ सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस, आंतरायिक प्रक्रिया, इंटरमीडिएट प्रोसेस, प्रारंभिक प्रक्रिया यानी कि इनिशियल प्रोसेस, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द दीज। तो प्रबंध एक सतत प्रक्रिया होती है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। लगातार जो है प्रबंध संबंधी कार्य करने पड़ते हैं, प्लानिंग करना, डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, ये सारे प्रबंध के काम जो है लगातार सतत रूप से कंटिन्यूअस प्रोसेस में करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न कहता है, प्रबंध इस रूप में देखा जाता है, मैनेजमेंट इज व्यूड एज एक प्रक्रिया, ए प्रोसेस, अनावश्यक, अननेसेसरी, महंगा, कॉस्टली, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रबंध बढ़ाता है मैनेजमेंट इंक्रीजेज एक रास्ता, मोनोटोनी, गला काट प्रतियोगिता, कट थ्रोट कंपटीशन, दक्षता, इफिशियंसी, या लागत, कॉस्ट। तो देखो, मैनेजमेंट जो है संस्था की इफिशियंसी को बढ़ा देता है, उसके कार्य करने की क्षमता को या दक्षता को बढ़ा देता है। ज़्यादा अच्छी तरीके से काम किया जा सकता है यदि मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो रहा हो। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रबंध घटाता है मैनेजमेंट इज डिक्रीजेज दक्षता, इफिशियंसी, लागत, कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, या उत्पादन, प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि मैनेजमेंट जो है लागत को कम करता है, घटाता है। इफिशियंसी तो बढ़ाएगा ही, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगा, प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा, लेकिन लागत जो है वो कम होती है यदि मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रबंध प्राप्त करने में मदद करता है व्यक्तिगत लक्ष्य, संगठनात्मक लक्ष्य, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग इंडिविजुअल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, बोथ ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आप देखिए कि प्रबंध के माध्यम से व्यक्ति अपना व्यक्तिगत गोल यानी इंडिविजुअल गोल भी प्राप्त कर सकता है, और संगठनात्मक लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है। संगठन का जो लक्ष्य होता है वो भी प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि दोनों तरीके के लक्ष्य मैनेजमेंट के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रबंध समृद्धि बढ़ाता है मैनेजमेंट एड्स टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ व्यक्ति की, इंडिविजुअल, प्रबंध की, मैनेजमेंट, समाज की, सोसाइटी, या ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, प्रबंध द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में मदद नहीं करता है, यानी प्रबंध किसके द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में मदद नहीं करता है।
मैनेजमेंट डज नॉट हेल्प इन मीटिंग चैलेंजेज पोज्ड बाई वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल क्लेमिटीज। तो यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी कि आधुनिक व्यवसाय की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने में हेल्प करता है। लेकिन जो नेचुरल क्लेमिटीज हैं यानी प्राकृतिक आपदाएं हैं ये तो किसी के बस में नहीं होती हैं, तो मैनेजमेंट के बस में कैसे होंगी। तो यहाँ पे यही आपका सही जवाब हो जाएगा कि प्रबंध प्राकृतिक आपदाओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में मदद नहीं करता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, मध्यम स्तर के प्रबंध में शामिल नहीं है। द मिडिल लेवल मैनेजमेंट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ खरीद प्रबंधक, परचेज मैनेजर, उत्पादन प्रबंधक, प्रोडक्शन मैनेजर, वित्त प्रबंधक, फाइनेंस मैनेजर या पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि पर्यवेक्षक जो है ये पर्यवेक्षकीय प्रबंध में आते हैं, यानी ये तीसरे लेवल का जो मैनेजमेंट होता है उसमें आते हैं। और मध्यम स्तर के प्रबंध में खरीद प्रबंधक, उत्पादन प्रबंधक, वित्त प्रबंधक या कोई भी डिपार्टमेंटल मैनेजर जो होता है ये लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। और टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और संचालक मंडल यानी डायरेक्टर्स। ठीक है, ये लोग हायर मैनेजमेंट में आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रबंधकीय भूमिका दृष्टिकोण को लोकप्रिय किसने बनाया था। द मैनेजरियल रोल्स अप्रोच वाज पॉपुलराइज बाई फेयोल, कुंटेज, मिंट्सवर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध का जो भूमिका दृष्टिकोण है ये मिंटबर्ग ने पॉपुलर किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पादन प्रबंध क्रिया किसके उत्पादन से संबंधित नहीं है। द प्रोडक्शन मैनेजमेंट फंक्शन इज नॉट कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ सही गुणवत्ता के सामान से, गुड ऑफ राइट क्वालिटी, सही मात्रा का सामान, गुड ऑफ राइट क्वांटिटी, सबसे सस्ती कीमत का सामान, गुड्स एट चीपेस्ट प्राइस या माल का विपणन, मार्केटिंग ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पे आप देखिए उत्पादन प्रबंध क्रिया की बात कर रहा है, तो उत्पादन का संबंध जो है सही गुणवत्ता के सामान, सही मात्रा में सामान बनाने और सही कीमत पे सामान बनाने से संबंधित है। लेकिन माल का विपणन जो है ना वो उत्पादन प्रबंध से संबंधित नहीं है, ये विपणन प्रबंध यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट से संबंधित है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रबंध का से विवर्गीय कार्य का संबंध है। पर्सनल फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ योजना, प्लानिंग, निर्देशन, डायरेक्टिंग, नियंत्रण, कंट्रोलिंग या ये सब, ऑल ऑफ दीज। तो से विवर्गीय कार्य जो है इसमें ये तीनों ही चीज़ें आती हैं, योजना बनाना, निर्देशन करना और नियंत्रण करना। से विवर्गीय कार्य मतलब जो लोग संस्था में काम कर रहे हैं उन लोगों को आपको मैनेज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन लोगों से संबंधित प्लानिंग बनानी पड़ेगी, उन लोगों को निर्देश देना पड़ेगा और कंट्रोल भी करना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेनरी फेयोल का जन्म हुआ था। हेनरी फेयोल वाज बॉर्न इन इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी या फ्रांस। तो हेनरी फेयोल फ्रांस में जन्मे थे, फ्रांस के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न, F.W. टेलर का जन्म हुआ था। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी या फ्रांस। F.W. टेलर वाज बॉर्न इन अमेरिका। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रशासन के सिद्धांत हैं। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटेड बाय हेनरी फेयोल और 14, 10, 6 या 4। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। हेनरी फेयोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं। द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज हेनरी फेयोल, एल्टन मेयो, F.W. टेलर या साइमन। तो वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में F.W. टेलर ने बताया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्टन मेयो का जन्म स्थान है। द बर्थ प्लेस ऑफ एल्टन मेयो इज ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान या अमेरिका। तो भाई एल्टन मेयो जो है ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत हेनरी फेयोल द्वारा विकसित किया गया था।
एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय हेनरी फ्योल ड्यूरिंग 1800 to 1840, 1841 to 1925, 1926 to 1950 या 1950 to 1975। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हेनरी फ्योल ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का सिद्धांत दिया था वो 1841 से 1925 के बीच में विकसित किया गया था, उस दौरान ये पॉपुलर था। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध किसने विकसित किया था? हु डेवलप्ड द साइंटिफिक मैनेजमेंट? हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, चार्ल्स बेबेज या मैक्स वेबर? तो वैज्ञानिक प्रबंध के पिता जो है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंधकों द्वारा आवश्यक कितने गुणों की पहचान की गई थी? हाउ मैनी क्वालिटीज रिक्वायर्ड बाई मैनेजर वेयर आइडेंटिफाइड बाई द हेनरी फ्योल? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हेनरी फ्योल ने प्रबंधकों के लिए 6 गुणों की पहचान की थी। उन्होंने कहा था कि प्रबंधक में 6 तरीके की योग्यताएं होनी जरूरी हैं। कौन कौन सी योग्यताएं? एक तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं स्फूर्ति, दूसरा है विवेक शक्ति एवं सतर्कता, तीसरा उन्होंने बताया था कि नैतिक बल होना चाहिए, यानी उत्तरदायित्व को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, स्वामी भक्ति होनी चाहिए। इसके अलावा चौथा सामान्य शिक्षा, पांचवा सामाजिक ज्ञान और छठा जो है काम करने का अनुभव। ये गुण यदि जिस व्यक्ति में हो वो अच्छा मैनेजर बन सकता है, ऐसा हेनरी फ्योल ने बताया था। इसके बाद देखते हैं, होर्थान प्रयोग इस दौरान आयोजित किए गए थे। 1910 से 1924, 1924 से 1932, 1933 से 1950 या फिर 1951 से 1970। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 1924 से लेकर 1932 के बीच में होर्थान प्रयोग आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत का विकास किसने किया? हु डेवलप्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी? मैक्स वेबर, हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर या इनमें से कोई नहीं? तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट यानी कि प्रशासनिक प्रबंध का सिद्धांत हेनरी फ्योल ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, नौ चिर प्रतिष्ठित दृष्टिकोण को इस नाम से भी जाना जाता है। द न्यू क्लासिकल अप्रोच इज आल्सो नोन एज? प्रबंध के संबंध सिद्धांत के रूप में रिलेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, मानव प्रबंध ह्यूमन मैनेजमेंट, मानव सिद्धांत ह्यूमन थ्योरी या प्रबंध के मानवीय संबंध सिद्धांत ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट? तो जो नियो क्लासिकल अप्रोच है उसे मानवीय संबंध सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयोगिक दृष्टिकोण को इस रूप में भी जाना जाता है। द कॉन्टीजेंसी अप्रोच इज आल्सो नोन एज? चिर प्रतिष्ठित दृष्टिकोण, क्लासिकल अप्रोच, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टम दृष्टिकोण यानी सिस्टम अप्रोच या परिस्थित्यात्मक दृष्टिकोण, सिचुएशनल अप्रोच? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि संयोगिक दृष्टिकोण को परिस्थित्यात्मक दृष्टिकोण यानी सिचुएशनल अप्रोच भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, होर्थान अध्ययन के दूसरे चरण में शामिल है। द सेकंड फेज ऑफ होर्थान स्टडीज कंसिस्ट ऑफ रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, बैंक वायरिंग अवलोकन कक्ष अध्ययन, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम स्टडी, और ब दोनों में कोई नहीं, और ब दोनों। तो देखो, होर्थान प्रयोग के सेकंड स्टेज में रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होर्थान प्रयोग कहाँ आयोजित किए गए थे? वेयर द होर्थान एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड? पश्चिमी इलेक्ट्रिक कंपनी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, पूर्वी इलेक्ट्रिक कंपनी, ईस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, दक्षिणी इलेक्ट्रिकल कंपनी, साउथ इलेक्ट्रिकल कंपनी या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। होर्थान प्रयोग जो है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियोजन निम्नलिखित का निर्धारण है। प्लानिंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ? क्रियाओं के बाद का पोस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, वर्तमान की क्रियाओं का प्रेजेंट कोर्स ऑफ एक्शन, भविष्य की क्रियाओं का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन या ये सभी, ऑल ऑफ दीज? तो देखो, प्लानिंग के अंतर्गत कभी भी
फ्यूचर के बारे में देखा जाता है, भविष्य की क्रियाओं के बारे में देखा जाता है कि आगे हमें क्या करना है, भविष्य में क्या करना है उसका वर्तमान में निर्धारण करना ही नियोजन कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियोजन आवश्यक है, प्लानिंग इज एसेंशियल एट, निचले स्तर पे, लोअर लेवल, मध्य स्तर पे, मिडिल लेवल, उच्च स्तर पे, हायर लेवल, या इन सभी स्तरों पर, ऑल लेवल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्लानिंग की आवश्यकता हर लेवल पे पड़ती है। हर लेवल पे समस्याएं अलग हो सकती हैं, प्लानिंग का तरीका अलग हो सकता है, प्लानिंग के विषय अलग हो सकते हैं, लेकिन प्लानिंग करनी तो पड़ती है हर स्तर पे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियोजन में किसका चयन करना शामिल है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग, विभिन्न योजनाओं का, डिफरेंट कोर्सेज, पूरक योजनाओं का, सप्लीमेंट्री कोर्सेज, वैकल्पिक योजनाओं का, अल्टरनेटिव कोर्सेज, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखो, नियोजन करते वक्त, प्लानिंग करते वक्त जितने भी वैकल्पिक योजनाएं हैं उन सब पे विचार करना पड़ता है और उसके बाद उसमें से बेस्ट प्लान को चुनना पड़ता है। ठीक है, तो वैकल्पिक योजनाओं का चयन करना नियोजन में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, नियोजन में स्थिति का आंकलन करना है। इन प्लानिंग एसेसिंग द सिचुएशन इज द, पहला चरण फर्स्ट स्टेप, मध्यवर्ती चरण इंटरमीडिएट स्टेप, अंतिम चरण लास्ट स्टेप, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखो, स्थिति का आंकलन करना यानी एसेसिंग द सिचुएशन, ये पहला चरण होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको सिचुएशन के बारे में आइडिया नहीं होगा तब तक आप प्लान कैसे करेंगे? पहले तो समस्या आपको जानना पड़ेगा ना, उसके बाद ही आप कोई उसका निदान कर पाएंगे। तो पहला स्टेज यही होता है कि सबसे पहले सिचुएशन को जांचना है, जानना है। अगला प्रश्न है, नियोजन एक है, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक कार्य, सेकेंडरी फंक्शन, माध्यमिक कार्य, सप्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक कार्य, या इनमें से कोई नहीं। तो नियोजन एक प्राथमिक कार्य होता है। प्रबंध की शुरुआत ही जो है नियोजन से होती है, प्लानिंग से होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन इसकी ओर निर्देशित है। प्लान इज डायरेक्टेड टूवर्ड उत्पादन, प्रोडक्शन, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, दक्षता, इफिशियंसी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दक्षता यानी कि इफिशियंसी। नियोजन का सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि संस्था को ज़्यादा इफिशियंट बनाया जाए, दक्ष बनाया जाए। तो इफिशियंसी की ओर नियोजन जो है डायरेक्टेड होती है। अगला प्रश्न है, नियोजन एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? प्लानिंग इज अ प्रोसेस, भौतिक, लंबी, मानसिक, या इनमें से कोई नहीं। प्लानिंग इज अ प्रोसेस, फिजिकल, लॉन्ग, मेंटल, नन ऑफ दीज। तो देखो, नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया होती है। इसमें सोच विचार करना पड़ता है, आगे हमें क्या करना है इसके बारे में मेंटली हमें काम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है प्लानिंग के लिए। इसलिए एक मानसिक प्रक्रिया मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियोजन की प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस? तो अभी हमने देखा था कि स्थिति का आंकलन करना यानी असेसिंग द सिचुएशन, ये पहला स्टेप होता है। स्थिति का आंकलन करने के बाद उद्देश्यों की स्थापना की जाती है, कई तरीके की योजनाएं तैयार की जाती हैं, उन योजनाओं के आधार पर निर्णय लिया जाता है, प्लानिंग की जाती है और बजट द्वारा योजनाओं को निष्पादित किया जाता है। ये पूरा सिस्टम होता है। तो पहला स्टेज तो है स्थिति का आंकलन करना। अगला प्रश्न देखो, एकल उपयोग योजनाओं की श्रेणी में क्या नहीं आता है? व्हाट डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंगल यूज प्लान? तरीके, मेथड, नियम, रूल, बजट और अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल। तो देखो, काम करने का कोई तरीका निर्धारित किया जाए, कोई बजट बनाया जाए, कोई अनुसूची बनाया जाए, ये चीज़ें बार बार बदलती रहती हैं। किसी विशेष सिचुएशन में एकल योजना के रूप में, एकल उपयोग योजनाओं के रूप में इसे लागू किया जाता है। लेकिन नियम जो है बार बार नहीं बनाए जाते हैं। नियम आमतौर पे अस्थायी होते हैं। इसमें थोड़ा बहुत बदलाव समय समय पे किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक नियम है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाए जाते हैं। तो एकल उपयोग योजनाओं की श्रेणी में क्या नहीं आएगा? नियम। अगला प्रश्न है, एक उद्यम की मूल योजनाएं क्या हैं? व्हाट कंस्टिट्यूट द बेसिक प्लान ऑफ द एंटरप्राइजेज? उद्देश्य, लक्ष्य, बजट या अनुसूचियाँ, पर्पज, ऑब्जेक्टिव, बजट और शेड्यूल।
तो देखो, किसी भी संस्था की, किसी भी उद्यम की जो मूल योजना होती है उसे लक्ष्यों के नाम से जाना जाता है। एक संस्था के जो लक्ष्य होते हैं वो बताते हैं कि संस्था कहाँ जाना चाहती है, क्या करना चाहती है, ठीक है, और वही उसकी मूल योजना यानी बेसिक प्लान होता है। अगला प्रश्न है, नियोजन एक डैश प्रक्रिया है। प्लानिंग इज अ डैश प्रोसेस। सतत, कंटिन्यूअस, एकीकृत, इंटीग्रेटेड, बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल या ये सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्लानिंग जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है, एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस भी है और एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी है, ठीक है। नियोजन में ये तीनों ही गुण पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब नया चैप्टर आ गया निर्णयन यानी डिसीजन मेकिंग। निर्णयन का कार्य है द फंक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग इज ऑफ निम्न प्रबंध, लोअर मैनेजमेंट, मध्यम प्रबंध, मिडिल मैनेजमेंट, उच्च प्रबंध, टॉप मैनेजमेंट या सभी प्रबंधकीय स्तर पर, ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि निर्णयन यानी डिसीजन मेकिंग भी सभी लेवल पे किया जाता है। हर मैनेजमेंट के लेवल पे कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, वहाँ पे समस्याएं अलग अलग होती हैं। हायर लेवल के पास कुछ अलग समस्याएं हैं, मिडिल लेवल के पास कुछ अलग समस्याएं हैं और लोअर लेवल के पास कुछ अलग समस्याएं हैं, लेकिन डिसीजन लेना तो हर स्तर पे पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। यह कथन किसने कहा है? डिसीजन इज द सिलेक्शन एमंग द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ आर एस डाबर, पीटर एफ ड्रकर, जॉर्ज आर टेरी या हर्बर्ट ए साइमन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। पीटर एफ ड्रकर ने यह बात कही थी कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। अगला प्रश्न है, निर्णय लेना है डिसीजन मेकिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, एक प्राथमिक कार्य, एक द्वितीयक कार्य यानी एक सेकेंडरी फंक्शन, कम से कम महत्वपूर्ण कार्य, लिस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि निर्णय लेना भी एक प्राथमिक कार्य है, एक प्राइमरी फंक्शन है। अगला प्रश्न देखिए, नीति संबंधी निर्णय निम्न द्वारा लिए जाते हैं। पॉलिसी डिसीजन आर टेकन बाई निचले स्तर के कर्मचारी, लोअर लेवल एम्प्लॉइज, मध्य स्तर के कर्मचारी, मिडिल लेवल मैनेजर्स, शीर्ष प्रबंधन, टॉप मैनेजमेंट या इन सभी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पॉलिसी रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट लेता है। अगला प्रश्न है, चालू निर्णय लिया जाता है। ऑपरेटिव डिसीजन आर टेकन एट निचला स्तर, लोअर लेवल, मध्य स्तर, मिडिल लेवल, शीर्ष स्तर, टॉप लेवल या निचला और मध्यम स्तर, लोअर एंड मिडिल लेवल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो चालू निर्णय यानी कि ऑपरेटिव डिसीजन है, रेगुलर बेसिस पे जो सामान्य क्रियात्मक डिसीजन होता है वो मिडिल लेवल पे और लोअर लेवल पे लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निर्णय लेना है एक कार्य, एक सिस्टम, एक प्रक्रिया या इनमें से कोई नहीं। डिसीजन मेकिंग इज अ फंक्शन, सिस्टम, प्रोसेस या नन ऑफ दीज। तो देखिए, निर्णय लेना जो है ना एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। प्रोसेस का मतलब होता है कि कई तरीके की कार्रवाइयों के समूह को हम प्रक्रिया कहते हैं। तो निर्णय लेने में कई तरीके के काम करने पड़ते हैं तब जाके डिसीजन बन पाता है, इसलिए इसे एक प्रोसेस माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्णय लेने वाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसीजन मेकिंग। विकल्पों की पहचान, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स, विकल्पों का मूल्यांकन, इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव, एक विकल्प को चुनना, चूजिंग एन अल्टरनेटिव या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, निर्णय लेने की फाइनल जो प्रक्रिया होती है, जब किसी एक विकल्प को चुन लिया जाता है तब माना जाता है कि डिसीजन हो गया। उसके पहले विकल्पों की पहचान की जाएगी, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, ये सारे काम किए जाएंगे, लेकिन जब वास्तव में एक विकल्प को चुन लिया जाता है तब डिसीजन मेकिंग पूरा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निर्णय लेना किसका प्रमुख भाग है? डिसीजन मेकिंग इज अ मेजर पार्ट ऑफ नियंत्रण, कंट्रोल, समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग, योजना, प्लानिंग या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, निर्णय लेने का काम योजना में सबसे ज़्यादा करना पड़ता है। प्लानिंग बनाते वक्त तमाम तरीके की समस्याएं आती हैं, तमाम तरीके के विकल्प होते हैं, उनमें से सही विकल्प को चुनना होता है। तमाम तरीके की समस्याओं के बारे में
डिसीजन लेकर एक निश्चित जगह पे हमें पहुंचना पड़ता है, निश्चित स्थिति में पहुंचना पड़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निर्णय लेने का कार्य है। द टास्क ऑफ डिसीजन मेकिंग इज निरंतर, कंटिन्यूअस, स्थिर, स्टैग्नेंट, अनियमित, इनरेगुलर या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, निर्णय लेने का कार्य निरंतर होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग करना, क्योंकि रोज़ व्यापार में नई नई समस्याएं आती हैं, नई नई परिस्थितियां पैदा होती हैं और उन परिस्थितियों से निपटने के लिए रेगुलर बेसिस पे, कंटिन्यूअस बेसिस पे डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निर्णय लेना एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? डिसीजन मेकिंग इज अ विच टाइप ऑफ प्रोसेस? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल या स्पिरिचुअल? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक? तो देखो, निर्णय लेना एक मानसिक प्रक्रिया है, सोच विचार करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, तब किसी डिसीजन पे आदमी पहुंच पाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्णय लेना क्यों महत्वपूर्ण है? व्हाई द डिसीजन मेकिंग इज इम्पॉर्टेंट? प्रबंधकीय कार्य के कार्यान्वयन के लिए, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजेरियल फंक्शन, प्रबंधकीय कार्यों के मूल्यांकन के लिए, फॉर इवेल्युएशन ऑफ द मैनेजेरियल फंक्शन, नीति और योजना में सहायता करने के लिए, एडिंग इन द पॉलिसी एंड प्लानिंग या ये सभी? तो देखो, निर्णय लेने का महत्व ये है कि वो प्रबंधकीय कार्य का कार्यान्वयन भी कराता है, मूल्यांकन भी कराता है, नीति और योजना बनाने में सहायता भी करता है, यानी कि ये सभी बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प निर्णय लेने की विशेषता नहीं है? विच ऑप्शन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग? पहला है तर्कसंगतता शामिल करना, इन्वॉल्विंग रेशनलिटी, एक उद्देश्य होना, हैविंग अ पर्पज, शारीरिक प्रक्रिया, फिजिकल प्रोसेस या मानसिक प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस? तो यहाँ पे देखो, निर्णय लेने के लिए तर्कसंगतता होना चाहिए, एक उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए, मानसिक प्रक्रिया होती ही है निर्णय लेना, लेकिन ये शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन निर्णय लेने की अवधारणा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग? सर्वव्यापकता की अवधारणा, यूनिवर्सलिटी कॉन्सेप्ट, वचनबद्धता की अवधारणा, कमिटमेंट कॉन्सेप्ट, उद्देश्यात्मक अवधारणा, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट या व्यक्तिपरक अवधारणा, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट? तो देखो, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सर्वव्यापक होने चाहिए, यानी सभी लोगों को स्वीकार्य होना चाहिए, सभी को समझ में आना चाहिए। उसके लिए एक कमिटमेंट भी होना चाहिए कि निर्णय ले लिया गया तो उसे पूरा किया जाएगा। निर्णय हमेशा उद्देश्य पे आधारित होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिपरक होना इनका जरूरी नहीं है, या सब्जेक्टिव नहीं होता है निर्णय। निर्णय जो है ऑब्जेक्टिव होता है, संस्था को ध्यान में रख के बनाया जाता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ध्यान में रख के निर्णय नहीं लिए जाते हैं, इसलिए ये कोई अवधारणा नहीं है निर्णय की। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ MBO वाज गिवन बाय, ऑप्शन नंबर ए है पीटर एफ ड्रकर, मैरी पार्केट फोलेट, कुंट्स एंड डोनेल या कोरिथ डेविस? तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को पीटर एफ ड्रकर ने प्रपोंड किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बेहतर प्रबंधन की ओर ले जाता है, लीड्स टू द बेटर मैनेजमेंट, खराब प्रबंधन की ओर ले जाता है, लीड्स टू द बैड मैनेजमेंट, प्रबंधन को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है, डज नॉट इफेक्ट मैनेजमेंट एट ऑल, कुछ भी नहीं कह सकता है, कैन नॉट से एनीथिंग? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बेहतर प्रबंधन की ओर ले जाता है, क्योंकि जब उद्देश्यों के आधार पर मैनेजमेंट किया जाता है तो उद्देश्य को पूरा करना प्राथमिक लक्ष्य हो जाता है। जब उद्देश्य पूरे होते हैं तो इससे बढ़िया संस्था में और क्या हो सकता है। अगला प्रश्न है, MBO कार्यक्रम की सफलता इस पर निर्भर करती है। सक्सेस ऑफ MBO प्रोग्राम डिपेंड्स अपॉन अच्छी योजना, गुड प्लानिंग, अच्छी व्यवस्था, गुड ऑर्गेनाइजिंग, खाद्य नियंत्रण, फूड कंट्रोल, यहाँ पूर्ण नियंत्रण कर लो, यहाँ फुल कंट्रोल कर लो, पूर्ण नियंत्रण, या फिर अच्छी योजना और अच्छा नियंत्रण तंत्र, गुड प्लानिंग एंड गुड कंट्रोल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। MBO के लिए ज़रूरी है कि एक अच्छी योजना बनाई जाए, अच्छी तरीके से उसे नियंत्रित किया जाए, तब जाकर
योजना क्रियान्वित सही तरीके से हो पाती है और ऑब्जेक्टिव पूरे हो पाते हैं। अगला प्रश्न है, MBO कार्यक्रम में निदान है। इन द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम डायग्नोस्टिक इज द प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, दूसरा चरण, तीसरा चरण, थर्ड स्टेप या अंतिम चरण, लास्ट स्टेप। तो MBO में निदान यानी कि डायग्नोस्टिक यानी समस्या की पहचान करना, ये पहला चरण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, MBO प्रक्रिया में लक्ष्य निर्धारण है। इन द MBO प्रोसेस गोल सेटिंग इज एक एकल चरण प्रक्रिया और सिंगल स्टेज प्रोसेस, डबल चरण प्रक्रिया डबल स्टेज प्रोसेस, ट्रिपल चरण प्रक्रिया ट्रिपल स्टेज प्रोसेस या मल्टी स्टेज प्रोसेस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस होता है, यानी कई चरणों में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, MBO प्रक्रिया है समय की बचत करने वाली, समय लेने वाली और ब के अलावा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, MBO का उपयोग नहीं किया जाता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज नॉट यूज्ड एज एक योजना प्रक्रिया और प्लानिंग प्रोसेस, एक नियंत्रण प्रक्रिया और कंट्रोल प्रोसेस, निष्पादन के मूल्यांकन के लिए एक प्रक्रिया और प्रोसेस फॉर इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, या उत्पाद प्रक्रिया प्रोडक्शन प्रोसेस। तो देखो, MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक प्लानिंग करने की भी प्रक्रिया है, कंट्रोल करने की प्रक्रिया भी है और परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए भी इसमें कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इसका उत्पादन से कोई संबंध नहीं है, इसका पूरा संबंध जो है मैनेजमेंट से है, इसका प्रोडक्शन से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पूछा है कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, MBO को इस रूप में भी जाना जाता है। MBO इज ऑल्सो नोन एज परिणामों द्वारा प्रबंधन, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट, लक्ष्यों द्वारा प्रबंधन, मैनेजमेंट बाय गोल, योजना द्वारा प्रबंधन, मैनेजमेंट बाय प्लानिंग, या मूल्यांकन द्वारा प्रबंधन, मैनेजमेंट बाय इवेल्युएशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को परिणामों द्वारा प्रबंधन यानी मैनेजमेंट बाय रिजल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, MBO एक है। MBO इज अ नियमों का समूह, सेट ऑफ रूल, प्रक्रियाओं की श्रृंखला, सीरीज ऑफ प्रोसीजर, प्रबंधन के बारे में सोचने का तरीका, वे ऑफ थिंकिंग अबाउट मैनेजमेंट, या उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में कुछ नियम का एक सेट भी तैयार किया जाता है, कुछ प्रोसीजर भी सेट किए जाते हैं कि कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा। ये मैनेजमेंट के बारे में सोचने का एक तरीका भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, MBO में प्रबंधक और अधीनस्थ संयुक्त रूप से, इन MBO द मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट जॉइंटली प्रत्येक व्यक्ति के जिम्मेदारी के प्रमुख क्षेत्रों को परिभाषित करते हैं। डिफाइन ईच इंडिविजुअल्स मेजर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामान्य लक्षणों की पहचान करते हैं। आइडेंटिफाई कॉमन गोल्स, इसके प्रत्येक सदस्य के योगदान का आंकलन करते हैं। एसेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ इट्स मेंबर, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में प्रबंधक और अधीनस्थ संयुक्त रूप से ये सारे कार्य करते हैं, तब जाके मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव सही तरीके से चल पाता है। अगला प्रश्न है, दीर्घकालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आर एम्ड एट टू बी अचीव्ड, 1 वर्ष के भीतर, विदिन 1 ईयर, 2 साल के भीतर, विदिन 2 ईयर, 3 साल से अधिक, इन मोर देन 3 ईयर, या 5 या अधिक वर्षों में, इन 5 और मोर ईयर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 5 साल से अधिक अवधि के जो भी लक्ष्य होते हैं वो दीर्घकालिक लक्ष्य कहे जाते हैं, दीर्घकालीन उद्देश्य कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कंपनी के उद्देश्यों को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। द फॉलोइंग फैक्टर टू बी कंसिडर्ड फॉर इस्टेब्लिशिंग द कंपनीज ऑब्जेक्टिव: उपलब्ध कार्मिक, पर्सनल अवेलेबल, कुल अपेक्षित मांग, टोटल एक्सपेक्टेड डिमांड, कवर किए जाने वाले बाजार क्षेत्र, मार्केट एरिया टू बी कवर्ड, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, किसी भी कंपनी का उद्देश्य जब निर्धारित किया जा रहा हो तो ये आपको कुछ बातों पे विचार करना पड़ता है कि भाई आपके पास कार्यबल कितना है, कितने लोग आपके पास हैं जो काम करने में
लगेंगे। इसके अलावा डिमांड कितनी है, कितना मार्केट एरिया आपको कवर करना है, ये भी आपको विचार करना है, तब जाकर आप अपने उद्देश्य निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आज के पहले पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम बाकी बचे हुए 5 चैप्टर्स के एमसीक्यू करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। धन्यवाद।